हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको फिर से एक तीसरी नई क्लास लेके आया हूं जिसमें आपको एक और नॉलेज देने वाला हूं। दोस्तों, मेरी जो बैक टू बैक क्लासेस आ रही हैं, इन क्लासेस को आप प्रॉपरली सीरीज में बस आप देखते जाना, फिर देखना आपका काम करने का जो आप क्वेश्चंस को जिस तरीके से आप अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस में आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं उसी जगह आपको पॉइंट आउट करूंगा। देखिए, ये सारी चीजें जितनी भी मैं क्लासेस में आपको पढ़ाता हूँ वो सारी बुक में भी दी हुई है, लेकिन एक्चुअलिटी में क्या होता है ना कि बुक से डायरेक्टली डिकोडिंग करके दिमाग में लेना ये थोड़ा सा टफ काम हो जाता है। टीचर वही काम करता है कि उसको क्या करता है कि वो डिकोड करता है, उसको फिर अपनी एक अच्छी सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर आप लोगों को समझाता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ ना। चलिए, आज मैं जो क्लास लेके आया हूं इससे भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसको बोलते हैं बेसिक टाइप। बेसिक बेसिक चीजें अभी चल रही हैं, हो सकता है आपको लगेगा मैं धीरे धीरे सारी क्लासेस में जाओगे, आप लास्ट क्लास जब जाओगे तो प्रॉपर लेवल अचीव करोगे। आपको इतना मजा आएगा कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वाला जो टॉपिक है ना पूरा का पूरा, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये देखने में बहुत इजी क्वेश्चन है। होता क्या है, फिर भी हम यहाँ से कई सारे बच्चे, अगर 100 लोग पेपर दे रहे हैं तो इसमें से मात्र 80 लोग ही इसको सही कर पाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि भाई जो वो 20 लोग हैं जो सही नहीं कर पाए, उसका कारण क्या है। और ऐसा नहीं है वो जो 20% लोग हैं उसमें सारे ही मतलब होशियार बच्चे नहीं है, ऐसा नहीं है। उस 20% में होशियार बच्चे भी आ जाते हैं जिनको सब कुछ पता है, फिर भी क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें, ये वाले टॉपिक में कहा कितनी चीजें हमको ध्यान रखनी है और कितनी चीजें हमको ध्यान नहीं रखनी, बस इतना सा आपको समझना है। ठीक है, चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूं। देखो, पुरानी क्लास मैंने आपको कूलम लॉ भी पढ़ा दिया अच्छे से, गॉस का लॉ भी पढ़ा दिया अच्छे से, है ना। चार्ज के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी। मैं धीरे धीरे सारे के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करता जाऊंगा, ठीक है ना। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें ये बताया स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल। दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल की अगर मैं बात करूं, मतलब पदार्थ की संरचना की बात करूं कि एक्चुअलिटी में है क्या चीज, कहानी चल क्या रही है। सबसे पहले हम किसी चीज की हम बारे में जाने या किसी चीज को बारे में हम पहचाने। देखो, हमारे इन्वायरमेंट में आसपास कोई भी चीज आप देखते हैं ना, वो पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पदार्थ। मतलब कोई भी चीज जो बनी हुई है वो किसी ना किसी मटेरियल या किसी ना किसी मैटर या किसी ना किसी पदार्थ से मिलकर बनी होती है। ये बात समझ में आई। मैं खुद किसी ना किसी पदार्थ से मिलकर बना हूं, आप किसी ना किसी पदार्थ से मिलकर बने हैं। मेरा चश्मा किसी पदार्थ से मिलकर बना है। भैंस अगर खड़ी है तो वो भी किसी पदार्थ से बनकर बनी है। अगर वो गोबर कर दे रही है तो गोबर भी किसी पदार्थ से बन रही है ना। ये चीज समझ में आ रही। कुत्ता अगर बगल से खड़ा है तो वो भी किसी पदार्थ से बना हुआ है। कुत्ता जीभ से चाट रहा है तो उसकी जीभ भी किसी पदार्थ की बन रही है। ये मेरी बात समझ में आई। आप इन्वायरमेंट में जितनी भी चीजें देखेंगे, जितनी भी चीजें देखेंगे, वो कोई ना कोई किसी ना किसी मैटर से मिलकर बनी होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये पदार्थ होता क्या है, इसको मैं क्या बोलूं। सबसे बड़ी दुखदाई तो ये दिमाग में आ जाती है। तो दोस्तों सुन लो, सिंपल सी बात है। ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी वस्तु, आपको रटना नहीं है, बिल्कुल दिमाग पर लोड नहीं लेना। जितना मैं समझा रहा हूं बिल्कुल धीरे से सुन लेना है। कि ऐसी कोई भी वस्तु जो अपना स्थान घेर ले, क्या घेर ले दोस्तों? स्थान घेर ले, तो वो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाता है। या जिसके अंदर द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है ना, तो वो चीज क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। अब मैं इसको कैसे समझूं? देखो, मैं सिंपल सा एग्जांपल दे सकता हूं जिससे आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि स्थान गिरने वाली जो मैं बात कर रहा हूं ना, एक्चुअलिटी में वो है क्या। देखो सुनो, मेरी बात सुनो। जैसे कि मैंने मान लो कि कोई भी चीज लेके आया, जैसे एक कुर्सी रखी, उस कुर्सी पे अगर मेरे चाचा बैठे हैं तो उसी कुर्सी पे सेम टाइम पे मेरे दादाजी नहीं बैठ सकते। बैठ सकते हैं क्या? नहीं बैठ सकते ना। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि भाई जिस कुर्सी पे मेरे चाचा जी बैठे हैं उस कुर्सी पे मेरे दादाजी नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो कुर्सी पे ऑलरेडी मेरे चाचा जी ने उसका स्थान घेर लिया है। ये बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर हुआ? या मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूं, या मैं जमीन में जितनी जगह घेर रहा हूं उतनी जगह कोई और नहीं घेर सकता। ये पॉइंट क्लियर है? कुत्ता बगल से जिस जगह खड़ा है उसके बगल से दूसरा कुत्ता उसी समय पर उसी सेम जगह पर खड़ा नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर है? भैंस जिस जगह आपको ताक रही है खड़े होके, उसी जगह पर उसी खूंटे से उसी उसी जितना स्थान उसने घेर लिया है उतने स्थान पर दूसरी भैंस नहीं खड़ी हो सकती। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो ऐसी कोई भी वस्तु जो अपना स्थान घेरती है, जिसके अंदर द्रव्यमान होता है प्रॉपरली, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? उस चीज को हम बोलते हैं पदार्थ। अब बात आती है कि भाई जब हम इस पदार्थ को और खखोरते हैं, मतलब कि देखो जो चीज हमें, अच्छा हाँ, एक पॉइंट और क्लियर करना है। जब इसमें धीरे से अंदर की तरफ घुसोगे तो एक भौतिक और रासायनिक वाली क्रिया आ जाती है। क्या आ जाती है दोस्तों? भौतिक और रासायनिक वाली कहानी स्टार्ट होती है। ये कहानी को समझने के लिए मैं आपको बिल्कुल देसी तरीका बता देता हूं जिसमें आपको और जल्दी से क्लियर हो जाएगा। भौतिक मतलब होता है जितनी चीजें आप देख पा रहे हैं, जितनी चीजें आप देख पा रहे हैं वो सारी की सारी भौतिक है।
या जिनको आप टच कर पा रहे हैं, जिनको फील कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो भौतिक है। ठीक है, जिनको आप देख नहीं पा रहे हैं वो भौतिक नहीं है फिर, है ना। कहानी कहीं और कुछ चल रही है तो वो फिर भौतिक नहीं कहलाती, वो फिर रासायनिक कहलाती है। क्या कहलाती है? रासायनिक। जैसे मैंने मान लो सिंपल सा मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे जब हम दूध से दही बनाते हैं तो भाई लोगों, दूध से जब दही बनता है, जब आप रखते हैं उसमें हल्का सा दही डाल देते हैं, तब उस समय आपको दूध दिख रहा है। फिर सुबह वो क्या हो गया? दही बन गया। तो आपने देखा कि पदार्थ की अवस्था चेंज हो गई। या मतलब कोई भी चीज, जैसे कि मान लो मैं सिंपल सी बात और एक और चीज से आप समझ सकते हैं कि जो चीजें आपको होते हुए दिखाई दे रही हैं वो कहलाती है भौतिक घटनाएं। कुछ चीजें हो तो रही हैं पर दिखाई नहीं दे रही है, वो होती है रासायनिक घटनाएं। जिसका आप अब एक्चुअलिटी में रासायनिक घटनाओं में होता क्या है, मतलब जो रासायनिक क्रियाएं, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसमें हमको सीधे सीधे रिजल्ट दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है दोस्तों? रिजल्ट। जैसे जब हल्दी लगती है, उसमें हम जरा सा चूना छिड़क देंगे तो हल्दी एकदम से लाल हो जाती है। तो अंदर हुआ क्या वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा क्या हुआ कि उसने अपना कलर चेंज कर लिया। तो ये घटनाएं क्या कहलाती है? रासायनिक घटनाएं। मतलब जो कुछ हो भी रहा है पर वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप अपनी आंखों से उनको नहीं देख पा रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है? वो सारी की सारी क्या कहलाती है? रासायनिक घटनाएं। और जिन चीजों को होते हुए आप देख रहे हैं, जैसे दर्जी कपड़े सिल रहा है, अब दोस्तों दर्जी कपड़े सिल रहा है तो क्लियर दिख रहा है ना, उसने कपड़ा काटा, नाप लिया तुम्हारा, गिट्टी लगाई, गिट्टी लगाने के बाद मशीन चालू करी, खटका बंद किया, पेंट सिला, नाप किया, प्रेस लगाई, ये सब पूरी घटनाएं दिख रही हैं। फिर जब बाद में फाइनली पेंट बन के तैयार हो गया, पेंट बन के तैयार जब हो जाएगा या कुर्ता पजामा बन के तैयार हो जाएंगे, तो वो आपको पूरी की पूरी प्रोसेस दिखाई दी कि कैसे हुआ। अब ऐसे में ही दर्जी तुमसे कपड़ा ले जाता, बीच में कुछ गायब हो जाता और फिर एकदम से प्रकट होकर पेंट पेंट लेके आ जाता। तो जब आपको बीच का जो प्रोसेस दिखाई नहीं दिया वो रासायनिक क्रिया है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये पॉइंट समझ में आया? चलो अब मैं आगे चलता हूं। तो मैंने यही लिखा है कि पदार्थ एक्चुअलिटी में होता क्या है कि ऐसी कोई भी वस्तु जो अपना स्थान घेरती है, ऐसी कोई भी वस्तु जो अपना स्थान घेरती है पदार्थ कहलाती है। ठीक है, और जिसका खुद का एक द्रव्यमान होता है। जब हम पदार्थ को छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है दोस्तों? ये बन जाता है कण। जब हम किसी भी पदार्थ को छोटे पॉइंट में तोड़ते चले जाते हैं, जब हम छोटा करते जाते हैं तो कण बनता है। कण से और छोटा करते हैं तो वो बनता है अणु। क्या बनता है दोस्तों? अणु। अणु से और छोटा तोड़ते हैं तो वो बन जाता है परमाणु। ये बात समझ में आई दोस्तों? जब आप इसरो दिया, मैंने जब इसरो दिया था तो इसरो में सबसे पहला क्वेश्चन सी इसका उसने क्या पूछ लिया? ऑर्डर पूछ लिया कि भैया पहले पदार्थ आता है कि कण आता है, कि मौलिक मतलब कण पहले आता है या मॉलिक्यूल पहले आता है, घटते क्रम में सजाएं, बढ़ते क्रम में सजाएं, इसको ठीक से सजाएं। इस टाइप के क्वेश्चंस इस वाली लाइन से डायरेक्ट आते हैं। तो अपनी खोपड़ी में पूरा का पूरा जोर दें और ढक्कन खोल के डायरेक्ट डाउनलोड करें इस चीज को कि भैया पदार्थ सबसे बड़ा, उससे छोटा कण, कण से छोटा अणु, अणु से छोटा परमाणु। मैं आपको ऐसा एग्जांपल दूंगा जो आपकी खोपड़ी में परमानेंट बैठ जाएगा। जैसे गेहूं का दाना। ये बात समझ में आई? कितने लोग जो है जो चक्की पे आटा पिसाने गए हैं, बेवकूफों, आटा पिसाने नहीं जाते, गेहूं पिसाने जाते हैं। ये बात समझ में आई? बुरा मत मानना। देखो जब हम गेहूं पिसाने जाते हैं तो गेहूं एक प्रॉपर पदार्थ है ना, जो स्थान घेर लेता है। बोरी क्या है? एक स्थान घेर लेती है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? जब हम उसको थोड़ा सा चक्की में डालते हैं और थोड़ा ही पिस पाता है तो बन जाता है दलिया। दलिया क्या है? छोटे छोटे कण। ये बात समझ में आई? अब दलिया से हमने थोड़ा और पीसा तो वो क्या बन जाएगी? आटा। क्या बन जाएगा? आटा। ये बात समझ में आई? तो आटा क्या है भैया? आटा हो गया उसके अणु। आटे क्या हो गए? अणु। अब आटे को और पीस दोगे और पीस दोगे और पीस दोगे और पीस दोगे तो वो बन जाएगी मैदा। क्या बन जाएगी दोस्तों? मैदा। तो वो और छोटी, लेकिन मैदा दिखाई देती है हमें, हम उसको परमाणु नहीं कह सकते। इस बात को ध्यान रखना, मैदा हमको दिखाई देती है। ये पॉइंट क्लियर है? लेकिन मैदा का आप एक कण उठाएंगे तो वो आपको दिखाई नहीं देगा। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि जब किसी भी चीज को, किसी भी पदार्थ की अवस्था को धीरे धीरे उसको छोटे फॉर्म में लेते चले जाते हैं तो उस चीज के बारे में आपको समझना है। तो क्या मुझे लगता है ये आपको पहली वाली लाइन समझ में आई? किसी पदार्थ का उससे छोटा रूप कण, उससे छोटा रूप अणु और सबसे छोटा रूप परमाणु। अब कहानी यहां खत्म नहीं हुई। फिर वैज्ञानिकों ने और खकोरा खकारी करी और अंदर घुस गए और दिमाग लगाया, पागलों की तरह लगे रहे और पूरी की पूरी रिसर्च करने में लग गए। तब उनको पता चला कि दादा कहानी यहाँ खत्म नहीं है, इसके अलावा भी इसको और 3 पार्ट में तोड़ा जाता है। तो भैया जब इसको अपन ने और पार्ट में तोड़ा तो ये परमाणु टूट के आया कि भैया परमाणु के अंदर एक नाविक होता है। देखिए अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रही होगी कि नाविक की खोज किसने करी, परमाणु के बारे में किसने बताया। ये साइंस का पार्ट हो गया, पता होना चाहिए पर साइंस का पार्ट है। मैं अभी यहाँ इलेक्ट्रिकल वाली चीजें जो है, जो आईटीआई और जेई में पूछी जाती है, मैं पहले वहां रिलेट करूंगा।
ठीक है ना। अब परमाणु की बात करें तो हम परमाणु से अंदर एक नाभिक होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठते हैं। कौन बैठते हैं भैया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसको चक्कर लगाता है। क्वेश्चन यह आता है कि जब हम किसी भी नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो वो कैसे मार्ग में चक्कर लगाता है? क्या वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है या दीर्घ दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है? तो हमेशा ध्यान रखना, दीर्घ वृत्ताकार मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज लगाता है, इलेक्ट्रिकल चक्कर लगाता है। क्या ये पॉइंट समझ में आई? बिल्कुल सर्कल में राउंड नहीं करता है, वो थोड़ा सा लंबा पाथ लेता है। ये पॉइंट क्लियर हो? ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, गोलाकार मार्ग में, दीर्घाकार मार्ग में, है ना, इस तरीके से पूछ लेता तो आंसर क्या आएगा? दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में। ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम आगे चलते हैं कि सबसे पहले मैंने आपको पदार्थ बताया कि जो स्थान घेरता है वो, या जिसका भार होता है, या जिसका स्थान घेरता है या इसका भार होता है, द्रव्यमान होता है, वो हमारा पदार्थ कहलाता है। अब पदार्थ मूल रूप से एक्चुअलिटी में इसकी अवस्थाएं कितनी होती है? किसी भी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है भाई? किसी भी पदार्थ की पहले मूल रूप से जो अवस्थाएं थी वो तीन प्रकार की थी। एक तो ठोस पदार्थ होते हैं, फिर द्रव और गैस, तीन टाइप के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब ठोस के बारे में अगर हम जाने तो ठोस होता क्या है? एक्चुअलिटी में ठोस के जो कण होते हैं, जो अणु होते हैं, वो बहुत आपस में सटे हुए होते हैं, इसलिए वो ठोस होता है। ठीक है, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, जिसका आकार और आयतन। अब आधे लोगों को यही समझ में नहीं आया आकार का मतलब क्या? तो आकार मतलब जैसा मैं दिख रहा हूं ये मेरा आकार है। आयतन मतलब जितना मेरा अंदर जो भी मटेरियल है वो फिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। कितने मटेरियल से मैं मिलकर बनाऊं, ये बात समझ में आई। तो आकार और आयतन उसका क्या होता है? निश्चित होता है। किसी भी ठोस में अणु बहुत पास में होते हैं और उनके बीच में बहुत हैवी फोर्स लगता है, आपस में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब मैं बात करता हूं पदार्थ की दूसरी अवस्था होती है, ठोस के बारे में मैंने अच्छे से समझा दिया। अब मैं बात करता हूं द्रव के बारे में। द्रव क्या चीज होती है भैया? इसका आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है। कहते हैं ना, पानी दे पानी तेरा आकार कैसा, तू जिसमें मुझे डाल दे वैसा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई? पानी भी पानी तेरा आकार कैसा, तू मुझ में जिसमें डाल दे वैसा। भगोनी में डाल देगा तो भगोनी जैसा, प्लेट में डाल देगा तो मैं लेट जाऊंगा प्लेट जैसा, अगर तू गिलास में भर देगा तो मैं खड़ा इस तरीके से स्ट्रेट हो जाऊंगा तो उस जैसा। तो मतलब इसका आकार कोई फिक्स नहीं है। आप पानी या द्रव को किसी भी चीज में डालेंगे वो उसी का आकार ले लेगा, लेकिन उसका आयतन फिक्स रहेगा। जैसे अब आपको ये दिक्कत आ जाएगी कि यार ये आयतन कैसे फिक्स होगा इसमें, मैं कैसे बताऊं? देखो, आपने एक गिलास पानी लिया, उसको आपने एक बाल्टी में डाल दिया, तो जितना पानी गिलास में था बाल्टी में भी उतना ही पानी होगा। बस पहले वो ग्लास का शेप ले चुका था, अब बाल्टी का शेप ले चुका है, बाल्टी की तली का। अब उस बाल्टी का पानी उठा के आपने लोटा में भर दिया, तो लोटा में जब आपने पानी भरा तो पानी तो उतना ही है जितना लोटा में था, ठीक है ना। लेकिन अब उसने आकार कैसा ले लिया? लोटे का। लोटे को उठा के तुमने चम्मच में डाल दिया। चम्मच इतनी बड़ी होना चाहिए जितना बड़ा लोटा है, नहीं तो पता चला चम्मच से पानी फैल जाए, फिर तुम कहोगे आकार तो उसका निश्चित नहीं है सर, ये तो आप गलत कह रहे हैं। लेकिन ऐसा चम्मच बड़ी होना चाहिए, चमचा ले लो, डेलचा बेलचा ले लो, जिसमें डाल दो उसको। ये बात समझ में आई? चलिए अब अपन आगे चलते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया? हम आगे चलते हैं गैस। गैस की बात करते हैं। भाई द्रव का क्लियर हो गया? द्रव में एक बात ध्यान रखना, इसका आकार निश्चित नहीं होता पर आयतन निश्चित होता है। अब हम बात करते हैं गैस। गैस एक ऐसी चीज है ना तो जिसका आकार निश्चित है और ना ही इसका आयतन निश्चित है। सिलेंडर अगर तुम जहां खोल दोगे वहीं पूरे में फैल जाएगा, इसको जितनी जगह मिलेगी ये उतनी ले लेगा, इसको कोई लेना देना नहीं है। ये बात समझ में? और इसके अणु आपस में बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच में जो लगने वाला बल है वो बहुत कमजोर होता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इतनी बात समझ में आई दोस्तों? क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब दो नई अवस्थाएं निकल के आई जब साइंटिस्टों ने जबरदस्त लेवल पे एनालिसिस किया, तो पदार्थ की दो और अवस्थाएं निकल के आई। एक होती है पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था और एक होती है पदार्थ की कौन सी? ठोस बोस आइंस्टीन अवस्था। ये क्या चीज है ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। जैसे मैंने आपको देखा, जब आपको जुकाम हो जाता है तो आपकी नाक बहती है, तो नाक जो लटक जाती है ना, बचपन में पहले यहाँ तक लटक आती थी, सूट लेते तो अंदर चली जाती थी, वो जो नाक लटक के आती है वो जेली टाइप की जो होती है, वो पदार्थ की कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा टाइप की होती है वो, गिलगिली जिसको बोलते हैं। जेली जो आती है वो गिलगिली, वो प्लाज्मा अवस्था होती है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम आगे बात करते हैं बोस साइंटिस्ट कंडे। इसमें क्या हुआ देखो, ये पॉइंट क्या लिखा है, मैं ये चीज क्या बताना चाह रहा हूं, इस चीज को समझना। जब हम किसी भी चीज का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ा दें, किसी भी चीज का जब हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं ना, तो वो प्लाज्मा अवस्था को गेन कर लेता है। अगर हम किसी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिरा दें तो वो बोस आइंस्टीन कंडीशन। मतलब क्या है इस बात का? मतलब यह कि जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं,
मुझे इतना ठंडा कर दो, इतना ठंडा कर दो, इतना ठंडा कर दो कि मैं जमीन छोड़ के हवा में लटक जाऊं। क्या लटक जाऊं? हवा में। और घूमने फिरने लगूं। ये मैं जब तक घूमूंगा फिरूंगा मतलब मैं अध पर आ जाऊं हवा में। मतलब इसको मैंने इतना ठंडा कर दिया कि ये हवा में आ गया, अब ऐसे आ गया और ट्रेवल करने लगा। तो इसको बोलते हैं बोर्स आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या पॉइंट समझ में? क्वेश्चन ये पूछता है कि पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है या छठवीं अवस्था है, छठवीं नहीं, तीन तो यही हो गई, तीन अवस्था तो यही हो गई, चौथी और पांचवी अवस्था है वो टेम्परेचर के बढ़ाने के कारण आई या टेम्परेचर के घटाने के कारण आई। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आया था एनबीएस में। एनबीएस में ये क्वेश्चन पूछा था भाई लोगों कि भैया पदार्थ के बढ़ाने से या घटाने से किससे आया। ये बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये टीजी2 में क्वेश्चन आया था और प्लस जेई में क्वेश्चन आया कि टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो पदार्थ की किस अवस्था में पहुंच जाऊंगा, वो मैं पहुंच जाऊंगा प्लाज्मा अवस्था में। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा घुसते हैं अणु में। पदार्थ से जोड़ा कण, कण से जोड़ा अणु। अणु में एक चीज ध्यान रखना, भौतिक व रासायनिक गुण इसके विद्यमान रहते हैं। ये चीज मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, भौतिक किसे कहते हैं, रासायनिक किसे कहते हैं। जिसमें भौतिक और रासायनिक गुण दोनों वो क्या कहलाते हैं? अणु। उसके बाद बात करते हैं जो परमाणु है। अब परमाणु हमें आंखों से दिखाई नहीं देता दोस्तों, होता तो है पर आंखों से दिखाई नहीं देता, वो सबसे छोटी अवस्था होती है। तो भाई जो चीज हमें दिखाई नहीं देगी मतलब हो तो रही है पर दिख नहीं रही, तो फिर मैंने तुमको पहले ही क्लियर कर दिया था ये चीज कहां चली जाती है? रासायनिक अवस्था, रासायनिक चीजें हो जाती हैं ये सब। तो इसमें क्या लिखा है? केवल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। तो जब भी हम किसी भी चीज को बहुत छोटा कर देते हैं तो वो फिर स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, वो फिर इधर उधर घूमता है। ये पॉइंट क्लियर। अरे यार तुम जब छोटे थे तभी तो इधर उधर सबसे ज्यादा घूमते थे, कहीं खेल के चक्कर में, कहीं उसके चक्कर में, कहीं चिड़िया के चक्कर में, बल्ला के चक्कर में, घूमने फिरने। जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हैं, आप समझदार होते जाते हैं, आप स्टेबल कंडीशन में आ जाते हैं, तो जितने छोटे रहेंगे उतना ही उछल कूद मचाएंगे। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों? ये बात मेरी समझ में आई? चलिए अब अपन और आगे चलते हैं। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि जब हम परमाणु के अंदर घुसे तो हमने देखा सबसे पहले नाभिक। नाभिक के अंदर दो चीजें थी, एक तो प्रोटॉन था और एक न्यूट्रॉन था, और इलेक्ट्रॉन उसके दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चारों ओर चक्कर लगा रहा था। ये पॉइंट क्लियर हुई। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को मैंने पहले क्यों उठाया? क्योंकि अगली जो मेरी क्लास होगी वो पूरी की पूरी करंट और वोल्टेज और अब इलेक्ट्रिसिटी में घुस जाएंगे। हम साइंस का एक पार्ट को लेकर धीरे से इलेक्ट्रिसिटी में एंट्री कर जाएंगे, तो वहां हमारा पूरा काम इलेक्ट्रॉन से होगा। ये बहुत समझ में आई। तो अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या चीज है। भैया इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण होता है, इस बात को समझ लेना, और न्यूट्रॉन सबसे भारी कण होता है। ये बात भी तुम ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन हल्का, न्यूट्रॉन सबसे भारी, ये पूछ लेता है। प्रोटॉन इसके बीच का होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसका द्रव्यमान कितना होता है? वेट 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। पेपर में सीधे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है पर पेपर में पूछ लेता है। तीसरी बात, इसकी खोज किसने की थी? भैया जे थॉमसन ने, जिसने मिल्कन तेल बूंद विधि का उपयोग किया था। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब बात करते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन पर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। इस पर जैसे -1.6 था, ये प्लस का 1.6 है, -19 कूलम वही रहेगा, लेकिन इसका द्रव्यमान बदल जाएगा। इसका था 9.1 तो इसका आ जाएगा 1.673 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। यहां तक बात समझ में आई। इसकी खोज किसने की? इसकी खोजबीन कर दी गोल्डस्टीन ने, ठीक है, लेकिन नामकरण किसने रखा? रदरफोर्ड ने। ये क्वेश्चंस बहुत आता है कि भैया प्रोटॉन का नामकरण किसने किया। ऑप्शन में ये दोनों मंत्री पड़े रहते हैं और दोनों मंत्रियों में से हम उल्टा सीधा सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उस समय चीजें पता तो होती हैं लेकिन गहराई से नहीं पता होता। तो भैया जिसने खोज की हुई उसी को हम गोल्ड मेडल देंगे ना यार। नाम रखने से क्या मतलब है? ये तो रद्दड़ हो गई नाम रखना। मतलब कैसे याद रखेंगे? भैया जिसने नाम दिया है, जिसने खोज की है, उसी को हम गोल्ड देंगे, गोल्ड मेडल देंगे। मतलब इस बात का यह कि गोल्ड स्टीन ने इसकी खोज की थी, और रदरफोर्ड, रदरफोर्ड मतलब रद्दड़ से याद रख लो। रद्दड़ चीजें तो कुछ भी इकट्ठी कर ली, ये कर ली, नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया, इसका। तो मतलब क्या आ जाएगा? नामांकन किसने किया? रदरफोर्ड ने। ये ऐसे याद रख सकते हैं, बाकी इसका नेगेटिव इंपैक्ट मत लेना। उसके बाद बात करता हूं मैं न्यूट्रॉन की। भैया ये उदासीन होता है, ना इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही ये नेगेटिव चार्ज होता है, उदासीन होता है। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की भैया? जेम्स चैडविक ने। ये बात समझ में आई। और इस पर इसका जो भाई, अब आप ये कहोगे सर इसका चार्ज क्या है? जब इस पर चार्ज होता ही नहीं है तो इसका चार्ज तो रहेगा ही नहीं, लेकिन इस पर द्रव्यमान होता है 1.676 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो आज मैंने आपको सारी की सारी चीजें मैंने बता दी है ना। ये पॉइंट क्लियर है कि भैया कौन सा कण सबसे भारी होता है, कौन सा कण सबसे हल्का होता है।
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या संबंध होते हैं, है ना। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के साथ संबंध क्या है। 1840 गुना वाली एक कहानी चलती है, उस कहानी को आप जरूर बताएं, मुझे कमेंट करके बताएं। तो क्या आपको ये पूरी की पूरी क्लास समझ में आई? मैंने आपको बताया पदार्थ क्या होता है, फिर पदार्थ के अंदर घुसे हम एक एक चीज को क्लियर करें। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें अब हम इस इलेक्ट्रॉन को उठा के करंट में एंट्री कर जाएंगे और मैं आपके अंदर करंट दौड़ा दूंगा। करंट की एक एक सारी चीजें जो एग्जाम में आती हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको पढ़ा दिए जाएंगे, जिससे आपकी खोपड़ी में घुस जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, मेरी क्लासें बार बार देखनी है, रिवाइज करना और आप क्वेश्चंस लगाना, 100% क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैंने जितने भी पेपर दिए किसी में 90+ से नंबर मेरे कम नहीं आए हैं। ये चीज मुझे बतानी नहीं चाहिए, अभी नहीं बतानी चाहिए। इसको पढ़ने के बाद अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो समझ लेना आपका काम हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। मुझे आशीर्वाद दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इतना तो आप कर ही सकते हैं। क्योंकि मैं अब वीडियो लगातार लेके आऊंगा और आपको सारी की सारी चीजें समझेंगी, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं है दोस्तों, ये चैनल आपका ही है, बस मैं इसको रन कर रहा हूं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना। धन्यवाद दोस्तों।